नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, डॉक्टर बीमारी का इलाज करने के पूर्व मन का इलाज करते हैं। जब हम जिंदगी और मौत की लड़ाई हारने लगते हैं तो हमें जिताने की कोशिश में डॉक्टर्स लग जाते हैं। ये हम सब जानते हैं, पर वो खुद नहीं सोते हैं ताकि मरीज की आंखें बंद ना हो। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। और इसी बीच आज के हमारे खास हेल्थ एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर संदीप जैन, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है, एचपीबी, जीआई कैंसर बैरिट्रिक भी आप हैं, बैरिट्रिक सर्जन भी आप हैं, और आप राजस्थान गौरव अवार्डी भी हैं। काफी सारे अवार्ड जो है इन्होंने अपने नाम किए हैं। और हम बात करें, वर्षों का अनुभव है इनको और एक विश्वसनीय डॉक्टर है, काफी अनुभवी है। और साथ ही हम आपको बता दें, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ न्यूज 21 के सीईओ अरविंद बत्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले अरविंद बत्रा जी की तरफ से और मेरी तरफ से, हमारी पूरी न्यूज 21 की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हम आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। काफी समय से हमारी इच्छा थी, अरविंद जी की इच्छा थी, हमारे पूरे न्यूज 21 की इच्छा थी टीम की कि आपसे मिले, और आज आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। तो आज अरविंद जी के साथ काफी सारी हम आज आप बातचीत करेंगे। बातचीत का जो सिलसिला हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपसे ना बहुत महत्वपूर्ण विषय में मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये भी चाहेंगे कि आपने आखिरकार मेडिकल प्रोफेशन ही क्यों चुना, आपको प्रेरणा कैसे मिली इस क्षेत्र में आने की, और बेसिकली आप कहाँ से हैं? थैंक यू आप दोनों का, अरविंद जी का और आपका, कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। तो जैसे आपने कहा, मेरा मेडिकल करियर 1989 में शुरू हुआ। और प्रेरणा, हमारे घर में बस एक मेरे फर्स्ट कज़न हैं जो पहले डॉक्टर थे। अच्छा। और कोई ऐसा मेरे लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं बोलूँ कि उसकी वजह से मैं मेडिसिन में आया। आई थिंक इट वाज ऑलरेडी डेस्टाइन्ड कि मुझे मेडिसिन में दिस आना है। टाइम। अरविंद जी। आज जब रितिका जी आपने बात की, कल जैसे ही मुझे पता लगा कि डॉक्टर संदीप डेफिनेटली जैन जी आ रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा रिएक्शन था कि मैं भी साथ में इंटरव्यू पे बैठूंगा। मुझे बोला था थैंक कि यू सर। रितिका, मैं कितना भी बिजी रहने वाला हूँ, पर मैं कल आ जाऊंगा समय पर। क्योंकि कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनके साथ आपको मन बनता है, आपको अच्छा लगता है, अटैचमेंट हो जाता अटैचमेंट है। होता है ना। तो मैं पहले तो बता दूं कि संदीप जैन डॉक्टर साहब से मैं करीब 10 से 12 साल पुराना बिल्कुल। मेरा एसोसिएशन है। जब मेरी मदर अनफॉर्चुनेटली कैंसर था ओके उनको, ओके ओके। और इन आप ही ने ही ट्रीटमेंट किया था उनका। और मुझे ये भी याद है, जब हम 3 से 4 साल बाद आपने आए थे, तो आपने ये भी बोला था, मेरी हिस्ट्री के लिए मिरेकल है कि जो पेशेंट जिसको मैंने बोला कि बहुत कम लाइफ स्पैन है, ठीक है। वो 3 से 4 साल बाद मेरे पास चल के आ रही है। तो ये क्योंकि आपका एक डॉक्टर का ना बेसिकली अपने पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ट्रीट कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं, उनको एक इमोशनल बॉन्ड जुड़ जाता है बॉन्ड जुड़ अरविंद जी। जाता है, वो हौसला कैसे देते हैं, हम्म। राइट। तो मुझे याद है, तब मैं जब इनसे मिलता था तो एक हौसला देते थे मेरी माँ को कि नहीं, आप ठीक हो ठीक जाओगे। हो तो उस जाएंगी। हौसले से उन्होंने 4 साल निकाले। तो भगवान इसलिए नहीं बोला जाता है डॉक्टर को, डॉक्टर्स इसलिए को बोला जाता है। बिल्कुल दूसरा भगवान कहा जाता है। तो अब मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे है कि आपने करियर जब शुरू किया, मेडिकल में ज्वाइन किया, तो सबसे पहले क्या दिमाग में था कि मुझे क्या करना है डॉक्टरी में आके? मतलब इसी स्पेसिफिक इनका सवाल है कि स्पेसिफिक फील्ड को ही क्यों चुना आपने? देखिए, जब मैंने मेडिसिन ज्वाइन की तो मेरा डेफिनेटली ये था कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और हम्म। इसमें जितनी मेहनत की जाए उतना कम है। ये बहुत ही, मेरे ख्याल से वर्ल्ड की जितनी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स होंगे उसमें सब्जेक्ट्स। से ह्यूमन बॉडी है। तो उसमें ये था, सबसे पहला तो एम ये था कि मैक्सिमम पढ़ाई करें जिससे हम्म। कि कोई चीज़ छूट ना जाए। एक तो होती डेफिनेटली। है कि एग्ज़ाम पास करने की पढ़ाई जो सिर्फ क्वेश्चन के पास पेपर्स के हिसाब से होती है, लेकिन ये था कि नहीं, हर चीज़ कवर टू कवर पढ़नी है। कोई भी चीज़ चाहे रेयरेस्ट बीमारी क्यों ना हो, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर ऑटोमेटिकली ऐसे ब्रांचेस में इंटरेस्ट डेवलप हो गया जो सर्जरी की तरफ जाती हैं। मेरा इसमें ये कि आपकी डिग्रियां क्या क्या हैं, लोगों को हाँ थोड़ा सा बिल्कुल, मतलब डेफिनेटली हम आपकी। जानना चाहेंगे क्या क्या डिग्री, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, हाँ, हम आपके मुंह से ही जानना चाहेंगे। जैसे हमारी इंडिया में मेडिसिन में क्या होता है, बेसिक जो ग्रेजुएशन है उस डिग्री को हम एमबीबीएस बोलते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। अगर कोई मेडिसिन ब्रांच में करता है तो उसे एमडी बोलते हैं, और कोई सर्जिकल ब्रांच में करता है तो एमएस बोलते हैं। तो मैं जैसे जनरल सर्जरी में मैंने एमएस किया। हम्म। उसके बाद हमारी सुपर स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे आपने सुना होगा कार्डियोलॉजी में डीएम होता है। ऐसे ही राइट। उसका सर्जिकल काउंटर पार्ट है एमसीएच, कार्डियक सर्जन। राइट। तो ऐसे ही पेट की गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और लिवर पैनक्रियाटिक बीमारियों के लिए संदीप जी, अगर हम बात करें, आप
आपने काफी सारी जैसे कि बात की, आपने डिग्रियां हासिल की हैं, आप कैंसर बैक्टीरिया सर्जन भी हैं। आप तो सबसे पहले बात करें कि ये सब चीजों को आम भाषा में क्यों क्या बोला जाता है, इसे क्या समझा जा सके। आम भाषा में आप ये समझिए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, ये सारी जो इतनी लंबी लाइन है, ये सब हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये शुरू होता है खाने की नली से, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, जो आगे जा के आमाशय, जिसे हम स्टमक बोलते हैं, उससे जुड़ता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, कोलन और रेक्टम जिसे बोलते हैं। फिर बीच में पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर आते हैं, जो डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में काम करते हैं। तो इन सब अंगों की बीमारियों का जो स्पेशलाइजेशन है, उसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड एचपीवी बोलते हैं। एचपीवी ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसे हम एब्डोमेन, जैसे पेट को हम एब्डोमेन बोलते हैं मेडिकल भाषा में, तो इसको एब्डोमिनल सर्जन भी बोला जाता है। बैरियाट्रिक किसे बोला जाता है, क्या होता है? बैरियाट्रिक का मतलब है जो बहुत ज्यादा अत्यधिक मोटापे की बीमारी है, उसका इलाज भी दूरबीन से, ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। उस सर्जरी को बैरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। मतलब दूरबीन की सर्जरी से मोटापे का इलाज, दूरबीन की मदद से मोटापे का इलाज। जैसे आजकल हमने देखा है सर, ये उसी तरह की सर्जरी के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कुछ आर्टिस्ट की बात करूं, अदनाम सामी हो गए, काफी सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनको हमने देखा कि वो बहुत ही कम समय में पतले हो गए। तो क्या ये वही सर्जरी है? बिल्कुल वही सर्जरी है, बहुत सारे लोगों ने कराई है। बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो बताते भी हैं। जैसे पुराने एक सिंगर होते थे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब, ऐसे कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी हैं, कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं। तो बहुत सारे लोग कराते हैं, और बहुत यूजफुल भी है। तो इसके साइड इफेक्ट भी कुछ होते हैं ऐसा? ये ना एक मिथ हो गया है, हर आदमी साइड इफेक्ट सोचता है, जबकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ये सोचिए, अगर एक आदमी का 150 किलो वजन है और उसका नॉर्मल वजन 50 है, तो मतलब 100 एक्स्ट्रा वजन है उसके बॉडी के ऊपर। 100%। अब आप इमेजिन करिए, 50 किलो के व्यक्ति के ऊपर 100 किलो का बैग बांध दिया जाए और बोले 6 महीने आप सोते, जागते, उठते, बैठते उस बैग के साथ रहो। सही बात है। और 6 महीने बाद उस बैग को हटाएं, तो उसको क्या साइड इफेक्ट होंगे? साइड इफेक्ट नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, इसमें ये भी सुना है कि वो पेट का साइज कुछ कम कर दिया जाता है, जितना मैंने आम भाषा में सुना है। ज्यादा टेक्निकली आप बता पाएंगे तो ये क्या सही है? बहुत कम डाइट हो जाती है? हाँ, असल में देखिए क्या है, वजन बढ़ने का मेन कारण तो हमारी डाइट है, ओवर ईटिंग से मतलब जितना हम बॉडी खर्च कर रही है एनर्जी, उससे ज्यादा हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी डाइट जो होती है वो बहुत कम होती, तब भी उनका जो वेट होता है आमतौर पे हमने देखा है कि बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ यही समझने की बात है, डाइट कम और या ज्यादा एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आज अगर मेरी एक्टिविटी ना के बराबर है, तो मेरे लिए तो हर डाइट ज्यादा है। कई लोग कहते हैं कि साहब हम तो सिर्फ 2 ही रोटी खाते हैं एक बारी में, लेकिन अगर उसकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो वो 2 रोटी भी उसके लिए ज्यादा है। कैलोरी काउंट देखना होता है। लेकिन इसमें ये मैंने देखा भी 1-2 केसेस में कि वो दोबारा से फिर वेट पुट ऑन कर लेते हैं, और उनका इम्यून सिस्टम वो हाफने लगते हैं चलते चलते, यानी कि इतना वो पहले की तरह एक्टिव नहीं रह पाते। क्या सही है ये? नहीं, ये मिथ है। असल में क्या है कि जैसे आपने बोला कि कमजोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वेट दोबारा होने का देखिए कारण क्या है, बेरियाट्रिक सर्जरी ये प्रॉमिस नहीं करता कि आपको हम पतला कर देंगे और अब ये रामबाण है कि अब आप पतले ही रहोगे, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि अभी हम तीनों नॉर्मल वेट के कैटेगरी में आते हैं। एक मान लेते हैं कोई 100 किलो का व्यक्ति आ गया, तो हम वो नॉर्मल एक्टिविटी से, डाइट से, एक्सरसाइज से हमारी तरह नहीं हो सकता। ठीक है। बेरियाट्रिक सर्जरी से हम अपने नॉर्मल रेंज में उसको ले आएंगे। अब हम तीनों लोग जो अपने आप को नॉर्मल वजन बनाने के लिए करते हैं दिन भर, खाने पे ध्यान, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज, वो उसको भी करनी पड़ेगी। और अगर वो उसने कर ली ध्यान से, तो वो पतला रहेगा, फिर दोबारा नहीं बढ़ सकता। ठीक है, हम वापस फिर कैंसर की तरफ आते हैं। तो अगर हम कैंसर की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो आप क्या इसके सिम्टम्स कैसे पता लगे कि हम स्टार्टिंग में ही कैंसर के ग्रोथ को रोक पाए? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर तो बहुत तरीके का है, तो हम अपना सारा डिस्कशन पेट के कैंसर से ही लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि मैं स्पेशलाइजेशन उसी में है, तो वही ऑथेंटिक लगेगा। लेकिन वो क्वेश्चन एक ऐसा था कि क्योंकि लोग ये बोलते हैं ना कि वापस से आ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप जानेंगे, हमने लिखे भी हैं। बिल्कुल, सिम्टम्स पेट के कैंसर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो आपको सबको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं है जिसका मतलब है कि कैंसर है। अच्छा, कैंसर स्पेसिफिक सिम्टम कोई नाम की चीज नहीं है कि अगर ये लक्षण है तो कैंसर होगा ही होगा, या अगर कैंसर है तो ये लक्षण जरूरी होना है। दोनों ही गलत है। अच्छा। हमें ये समझना है कि लक्षण आप देखिए,
कितने होंगे? 10 या 12 या 15 जी। मैक्सिमम। आप गिनती उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। कैंसर की गिनती देखिए कितनी सारी है, बीमारियां देखिए। तो उन सब बीमारियों का अलार्म सिस्टम है बेसिकली। सिम्टम मतलब अलार्म सिस्टम। राइट। और वो अलार्म सिस्टम क्या है? अगर आपको पेट की कोई भी लक्षण मामूली से मामूली, वो क्या क्या हो सकते हैं? भूख कम लगना, वजन गिरना, एसिडिटी होना, और पेट में दर्द होना, मोशन में खून आना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, अगर ये सारे लक्षण आपके 2 से 3 हफ्ते तक भी ठीक नहीं हो रहे हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट से, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर हो गया है, इसका मतलब ये है कि कैंसर होने की संभावना हो सकती है। दूसरी बात ये भी समझिए कि लक्षण अगर है तो किसी बीमारी का ही है, और जानलेवा बीमारियां सिर्फ कैंसर ही नहीं होती। बिल्कुल। तो अगर आप डॉक्टर के पास गए, 3 हफ्ते ठीक नहीं हुआ और वो बीमारी कैंसर निकली, तो इनिशियल स्टेज में डायग्नोस होकर ट्रीट हो जाएगी। अगर मान लेते हैं वो कोई दूसरी बीमारी निकली, तो उसका भी इलाज हो जाएगा। दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा आगे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर जान आपसे कि एचपीवी के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आखिर इससे जुड़ी बीमारियां क्या क्या होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसकी जो सावधानियां हैं कैसी बरतनी चाहिए, ये क्या होता है एक्चुअली एचपीवी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। हिपैटो पैनक्रियाटो बिलियरी, मतलब हिपैटो मतलब लिवर, पैनक्रियाटो मतलब पैनक्रियाज, और बिलियरी मतलब गॉल ब्लैडर से संबंधित। ठीक है। तो इन 3 बीमारियों का एक ग्रुप बना दिया है, क्योंकि ये तीनों ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें क्या क्या कॉमन से कॉमन बीमारी है? गॉल ब्लैडर की पथरी, जिसको हम सब जानते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स है ना। दूसरा बीमारी है लिवर में इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, ए, सी, इस तरह के। और जो सर्जिकल बीमारियां, उनमें स्टोन्स के अलावा, स्टोन जब स्लिप होके नली में चला जाए तो जॉन्डिस हो जाता है, पैनक्रियाटाइटिस कर देता है। कैंसर्स बहुत कॉमन है, गॉल ब्लैडर कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, लिवर का कैंसर, बाइल डक्ट के कैंसर। सो इन सब का कलेक्टिव ऑर्गन, इसको हम एचपीवी बोलते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं। ये सारी बीमारियां इंडिविजुअली अगर ढंग से ट्रीट ना की जाएं तो जानलेवा है, इंक्लूडिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स। इंक्लूडिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स। अभी हम डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला कि सिम्टम्स की बात करते हैं ना, ये बहुत ही एक लोगों में दिक्कत होती है कि अगर उसके किसी भी रीजन से, क्योंकि 5 से 7 दिन भी उसके पेट में दर्द रहा तो फिर वो उसके दिमाग में आएगा ये डॉक्टर साहब ने बोला था कैंसर हो सकता है, राइट। बिल्कुल। उसके अगर क्योंकि अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक तो बहुत कॉमन हो गया आजकल। मैंने ऐसे लोगों को देखता, सुबह उठते उनको एक कैप्सूल तो इनटेक करना ही करना, राइट, करनी पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा आपसे और डिटेल में चाहता हूं ताकि लोग इस इंटरव्यू के बाद आज जान पाए, समझ पाए कि ये हमें कहां तक पहुंचना है इस चीज को लेकर, कितनी जल्दी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देखिए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉलोअप क्वेश्चन है सिम्टम से रिलेटेड। आप ये मानिए, अभी तो देखो कैंसर के नाम से लोगों को इसलिए डर लग रहा है कि लोगों को लगता है कैंसर से जान जा सकती है। वो ये नहीं मानते कि किसी भी बीमारी से जान जा सकती है। बिल्कुल। हिसाब से तो देखिए ये है, आपको ऐसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट है, राइट, और आप में उसमें रोज जलने की स्मेल आ रही है घर में घुसते वक्त। तो आप उसको एक, ज्यादातर हमारी ह्यूमन मेंटालिटी क्या है, जब आग लगेगी तब देखेगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने इसको। तो अब वो आग का नाम मान लेते कैंसर है, तो आग ना भी लगे, अगर थोड़ा सा एरिया जल जाए, कुछ हो जाए, वो भी गड़बड़ है। तो हमारी बॉडी अगर कुछ भी सिम्टम दे रही है, चाहे वो मामूली से मामूली सिम्टम हो, और 2 हफ्ते 3 हफ्ते हमने देखा है वो मामूली सिम्टम 2-3 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं मामूली दवाइयों से, नॉर्मल डॉक्टर से मिलकर। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2-3 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा है तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, क्योंकि ये जितने भी सिम्टम्स है, देखिए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब करते हैं, आप ना एंजॉय कर सकते हैं, ना जॉब कर सकते हैं, ना फैमिली निभा सकते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगेन, पैनिक रिएक्शन मत लाइए, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि कैंसर होगा ही होगा। कैंसर होने की एक संभावना है, और पहले स्टेज में, इनिशियल स्टेज पे इसको कवर भी किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ही इलेबोरेट कर देता हूँ इसको। देखिए क्या है, सिम्टम्स को समय पे दिखाना इसलिए जरूरी है। कैंसर जो है वो 4 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। इस स्टेज को ऐसे बनाया है कि स्टेज 1 मतलब सबसे छोटा फॉर्म का कैंसर, और स्टेज 4 मतलब जो पूरी बॉडी में फैल गया है। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि अगर पूरी बॉडी में फैल गया तो हमारे पास कोई प्रैक्टिकली उसका इलाज नहीं है, प्रैक्टिकली इलाज नहीं है पेट के ज्यादातर कैंसर्स का। थर्ड स्टेज कैंसर वो है कि वो इतना बढ़ गया है कि उसके इलाज के लिए ऑपरेशन भी लगेगा, कीमोथेरेपी भी लगेगी, रेडियोथेरेपी भी लगेगी। ये पूरा ट्रीटमेंट साइकिल जो है, और हो सकता है 1 से ज्यादा ऑपरेशंस हो। इस पूरे ट्रीटमेंट साइकिल का ड्यूरेशन जो है 1 साल से 1.5 साल तक हो सकता है। प्लस थर्ड स्टेज का कैंसर है तो ट्रीटमेंट चाहे कितना ही अच्छा हो जाए, दोबारा होने का रिस्क हमेशा बना हुआ है। फर्स्ट 2 स्टेज के जो कैंसर हैं, जिसको हम अर्ली कैंसर बोल सकते हैं, उसमें ज्यादातर केसेस जो पेट के कैंसर हैं
उनमें ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन से हो जाता है, ज्यादातर में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो एक तो ट्रीटमेंट छोटा है। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ट्रीटमेंट हो गया तो दोबारा होने का खतरा प्रैक्टिकली ना के बराबर है या बहुत ही रेयर है। That's important. तीसरी बात क्या है, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बहुत छोटा है, सिर्फ सर्जरी की मरीज ठीक हो गया, विद इन अ मंथ पेशेंट वापस नॉर्मल लाइफ Back में आ to गया। normal. Okay. तो हर खर्चा कम है, सफरिंग कम है। जितने Suffering ट्रीटमेंट मोडालिटीज ऐड करें, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन, कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की, सबकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कुल मिला के कुछ भी फायदा नहीं है कैंसर के स्टेज को बढ़ाने का इलाज कराने के टाइम। और वो तभी हम कर सकते हैं जब हम सब इतने जागरूक हो कि थोड़े से सिम्टम्स आते ही हम ऐसे आग लगने का वेट ना करें। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल सही आपने एग्जांपल जलने की स्मेल आते ही इलेक्ट्रिशियन को यानी कि डॉक्टर के पास चले जाए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। अरविंद जी, ये जो आपने बिल्कुल ही बात की कि पैनिक नहीं होना, सबसे पहले तो हमें दर्शकों को ये देखना चाहिए कि पैनिक नहीं होना, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करके एक मन में से डर को निकाल देना चाहिए, है ना। बीमारी है तो ट्रीटमेंट है ना। लेकिन जो आपने फिर इसकी बात करी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है वो इतना लेट हो जाते हैं, राइट। आपने बोला कि वो आग लगने के बाद ही हम स्विच चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनको कैसे, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिनसे लोगों को इतना डर लगता है कि आगे कुछ हो ही नहीं खत्म होगी, दुनिया खत्म होगी। तो आप Definitely. कैसे उनको, क्योंकि मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना भी चाहूंगा ये चीज कि इतना प्रेशर के बावजूद, इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखने के बाद अब डाउन टू अर्थ या इतने फ्रेंडली कैसे रहते हैं पेशेंट्स के साथ, क्योंकि पेशेंट्स को संभालना बहुत मुश्किल है। पेशेंट्स के साथ इतने पेशेंस के Patience, साथ कैसे बिल्कुल सही रहते हैं, बात बोली ये आपने। कहना चाहिए। देखिए, अब एक एक करके सवाल लेते हैं। 2-3 क्वेश्चंस हैं इसमें, 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो तीनों का जवाब देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो कैंसर को लेके एक्चुअली बहुत सारे मिथ्स हैं। तो दूसरा उसके पीछे एक तो ये भी है कि हम एडवांस स्टेज में क्यों आते हैं। तो एक्चुअली बाय नेचर ह्यूमन जो है, आदमी जो है, वो लापरवाह किस्म का जानवर है। हम एक्चुअली केयरफुल नहीं है। आज आप देखना, आपके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होगा वो कहीं भी ढंग से नहीं पड़ा होगा, लेकिन आपका एक जरा सा जमीन का टुकड़ा होगा या 400 रुपए, 500 रुपए होंगे, वो ऐसे संभाल के तिजोरी के अंदर होंगे, गोदरेज की वो वाली जिसमें नंबर से डायल होता है, और कहीं मिस नहीं होता। बिल्कुल। हमारे पास पेशेंट आता है, कितनी बार कैंसर का पेशेंट ही मोबाइल पर रिपोर्ट देख रहे हैं, पेपर एक नहीं है, बायोप्सी नहीं लाना भूल गए, सीटी, तो इट मीन सीरियस नहीं है। तो उसका एक नतीजा है कि हम लास्ट स्टेज में या एडवांस स्टेज में आ रहे हैं। तो ये ह्यूमन फैक्टर है जो कंट्रोलेबल है। हम थोड़े से केयरफुल हो जाएं, हम अर्ली स्टेज में आ सकते हैं। दूसरी बात ये जानना है कि कैंसर का मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है। कैंसर उतनी ही घातक है जितनी की दूसरी बीमारी। हर बीमारी से जान जा सकती है। कोविड में आपने देख लिया, कैंसर से ज्यादा लोग मरे उन 3 सालों में पूरी दुनिया में, बिल्कुल, है ना। तो हर बीमारी का तो मूल मंत्र क्या है कि बीमारी को सही समय पे पकड़ के अगर उसका इलाज कर दिया तो जान भी बच जाएगी और सब कुछ बच जाएगा। और अगर कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई दूसरी वायरस इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल हो, अगर ढंग से इलाज नहीं कराया टाइम पे तो जान जा सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे अगर ढंग से गाड़ी ना चलाए तो ही जान जा सकती है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली ध्यानपूर्वक रहने की आदत डालनी है, और उसके साथ अगर हम सही समय पे डायग्नोज कर लें, सही स्टेज पे डायग्नोज कर लें और सही डॉक्टर के पास चले जाएं। कई एक ये भी हम गलती करते हैं कि कोई भी डॉक्टर से सलाह लेके उसकी बात मान लेते हैं। हमें आज के समय में स्पेशलिस्ट, हर ऑर्गन का स्पेशलिस्ट है और उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मान लो आप मेरे पास आए, मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, मेरे पास मत अटके रहिए। आपकी लाइफ है, आप ये मत सोच के बैठ जाइए यार डॉक्टर को दिखा दिया, मेरा काम पूरा हो गया, भले ही मुझे फायदा नहीं हो रहा, संदीप जैन से इलाज नहीं हो रहा, चेंज डॉक्टर, डॉक्टर अरविंद बत्रा के पास जाइए। लेकिन अपने आप को इग्नोर ना करिए। बिल्कुल। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारा काम बड़ा टफ है सर्जन्स का, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन, सर्जन्स हैं। कैसे रखते हैं आप? नहीं, कई बार पेशेंस लूज भी करनी पड़ती है और ये सच्चाई है, और स्पेशली सर्जिकल फील्ड में, क्योंकि हमारा जो आउटकम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस पे बेस्ड है। हमारी जो टीम है उसमें स्ट्रिक्टनेस रखना बहुत जरूरी है, पेशेंट पे रखना जरूरी है और पेशेंट के रिलेटिव्स पे। हमें ऐसे एक्ट करना पड़ता है जैसे हम किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और अगर हमने अपने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दोनों को कंट्रोल में नहीं किया तो रिजल्ट बेकार हो जाएगा। और हमारा रिजल्ट ऐसा नहीं होता फेल हो गया अगली बार सप्लीमेंट्री दे दो, यहाँ तो आदमी ही नहीं बचता। तो हमें कई बार, अच्छा, पेशेंट और रिलेटिव्स जो हैं वो छोटे बच्चे की तरह एक्ट करते हैं, दे डोंट एक्ट रिस्पॉन्सिबली। तो मैं उनको ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लेते हैं सर्जन आपका कोई मरीज ठीक कर रहा है, मान लेते हैं मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली आपके पेशेंट, जो भी आपका रिलेटिव है, वो एक जहाज है जिसका पायलट मैं,
और मैं कॉकपिट में बैठ के विमान उड़ा रहा हूँ, तो यू हैव टू सिट देयर क्वाइटली विद सीट बेल्ट्स ऑन विद पेशेंस। आप हर झटके पे अंदर घुस के अगर मेरे को पूछोगे टर्बुलेंस 100% कितना आएगा, हाँ, तो हमने हाँ, कैसे कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, गिरने- कहीं एरोप्लेन लैंड ढंग से कर जाएगा कि नहीं कर डिस्ट्रैक्शन आपको जाएगा, भी होगा। तो इट डजंट हेल्प। तो वहां हमें स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ती इसमें है। आगे कुछ बढ़ने से पहले मेरा आपकी बात को मैं थोड़ा सा सेकंड कर देता हूँ कि कैंसर में तो फिर भी स्टेजेस हैं, 1 2 3 4, ऐसी कुछ बीमारियां जिसमें तो स्टेजेस भी नहीं है, तो इसलिए कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ना Right. है, बिल्कुल। और ये विनेबल फाइट है। विनेबल ओनली थिंग इज कि आपको सरेंडर करना है। आपके पास दो राइट्स हैं, अपना हॉस्पिटल और अपना डॉक्टर आप अच्छी तरह जान पड़ताल करके पूछिए, फिर उसके ऊपर फेथ करिए कंप्लीटली, क्योंकि मेडिकल साइंस आपको मैं समझा नहीं सकता कि मेरे स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, क्या वो है, इसलिए कर क्या रहा हूँ, ये कर रहा process है, हूँ, बिल्कुल। वो इम्पॉसिबल। मेरे को 15 साल खुद ही लग गए समझने में। समझने में। सही, तो और आपको अभी भी 15 मिनट में मैं practice कैसे समझा जारी दूं? है। मैं अपने कई पेशेंट्स के रिलेटिव जो नहीं समझते उनको ये बोलता हूँ, मैंने कहा तुम्हारे पास 15 साल है, दो मुझे अपने, तो मैं मैं समझाता हूँ, बिल्कुल क्योंकि मेरे को ही 15 साल लगे। और हर पेशेंट के साथ एक अपना नया एक्सपीरियंस, हर पेशेंट की बॉडी अलग तरह का रिएक्ट करती फेथ होगी। प्लेज एन इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें एक और चीज है रक्षा, 15 साल तो पढ़ने में लगे और 15 साल का एक्सपीरियंस 30 साल लगे, 30 तो साल, आपको बिल्कुल। 30 मिनट में कैसे समझा दूं ना। बिल्कुल, हाँ, रितिका प्रैक्टिकल जी, please। एक्सपीरियंस 100%। डॉक्टर साहब थोड़ा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हम जानना चाहेंगे कि आप एब्डोमिनल कैंसर डे के फाउंडर भी हैं, एब्डोमिनल कैंसर ट्रस्ट के भी फाउंडर हैं। इसकी जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? क्या एब्डोमिनल से जुड़े कैंसर के केस बढ़ते जा रहे हैं या इसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा। आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एब्डोमिनल कैंसर मतलब पेट के, एब्डोमिनल कैंसर का मतलब है ये 7 अंग, फूड पाइप, ईसोफेगस, स्टमक कैंसर, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, कोलन एंड रेक्टम। इन सभी अंगों के कैंसर की इंसिडेंस तेजी से बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, अर्ली एज कैंसर में इनकी इंसिडेंस बढ़ रही है, मतलब 25 से 50 साल के एज में, जो पहले ये सिर्फ 50 साल से ऊपर की उम्र की बीमारी मानी जाती थी। तो सोचो आप 25 से 50 तो बड़ी प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, और आज के लाइफस्टाइल में 50 से 65 भी जो है वो भी प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, बच्चे ही छोटे हैं 50 वालों के भी, 60 वालों के भी। तो ये कैंसर बढ़ रहा है, और अभी आने वाले समय में ये उतना भारी रूप लेने वाला है जैसे कि एपिडेमिक आ गई, जैसे कोरोना की आ गई। एपिडेमिक, ओके। और ये इतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो है, एक तो इंसिडेंस बढ़ रहा है, पहली इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मेरे पास 100 पेट के कैंसर आ रहे हैं इन सभी अंगों के, तो मैं सिर्फ 100 में से 30 ही मरीजों के काम का डॉक्टर हूँ। 70% मरीजों का वो लास्ट स्टेज में आते हैं और मेरे को बस ये बोलना पड़ता है आप इनकी सेवा करिए, कुछ नहीं कर सकते। तो आप सोचो 30 साल में प्रैक्टिस में हूँ, पढ़ाई लिखाई मिला के, और 30 साल के बाद मैं सिर्फ 30 ही मरीजों के काम का डॉक्टर हूँ। 70 मरीजों के मैं यूजलेस हूँ मैं। मतलब कहने का मतलब क्योंकि- है अवेयरनेस नहीं है। हाँ, नहीं, इसके कई कारण हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है, फिर हमने 15 साल पहले जब मैंने ये ऑब्जर्व किया तो मैंने स्टडी की एक, और हमने पता लगाया कि इसका क्या कारण है कि 70% में लास्ट स्टेज में आ रहे हैं। तो मोर देन 90% लोग जो हैं उनको सिम्टम्स होते हैं महीनों तक, 1 महीना, 3 महीना, 9 महीना, इवन 18 महीना, और उनको ये समझ ही नहीं है कि पेट की बीमारी से जान भी जा सकती है। जैसे आज उदाहरण के तौर पे हम 3 बैठे हैं, मान लेते हैं आज 3 हम इसमें अचानक किसी को चेस्ट में पेन हो जाए, मजाले कोई एक भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा, इमीडिएटली ट्रांसमिशन रोक के हम बोलेंगे नहीं भाई हम तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अवेयरनेस है कि चेस्ट पेन का मतलब हार्ट अटैक हो सकता है। हो सकता है। 100% नहीं है, लेकिन मेरी जागरूकता इतनी है कि नहीं साहब मैं पहले कंफर्म करूंगा, फिर मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पेट इस मामले में बड़ा ही इग्नोर्ड ऑर्गन है, इग्नोर्ड बॉडी पार्ट है, और पेट को हम कोई वैल्यू ही नहीं देते कि चलो यार कोई बात नहीं, ये तो मतलब छोटी मोटी चीज है, पेट हमारी जान नहीं ले सकता। इस वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते, और कैंसर होता है तो लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। तो इसलिए हमने एब्डोमिनल कैंसर डे फाउंड किया। हमने पता लगाया वर्ल्ड में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है, जैसे हमारे पास कैंसर डे है लेकिन वो जनरल कैंसर डे है, जनरल कैंसर, पेट का कैंसर डे नहीं है। और क्योंकि इसकी अवेयरनेस की इतना अभाव है, तो ये डे क्यों मनाए जाते हैं, नॉइज लेवल क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए हमने 19 में वर्ल्ड का पहला एब्डोमिनल कैंसर डे फाउंड किया, और हम हर साल 19 मई को एनुअली इसको मनाते हैं। जैसे इस साल जो अभी 2024 का 19 मई गया है, इसमें हमने 25 सिटीज में, जिसमें 5 इंटरनेशनल थे, 4 यूके के और 1 यूएस का, और 20 सिटीज इंडिया की थी, उनमें हमने पैरेलल वॉकाथॉन किया जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। हर मंथ हम इसमें कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे अवेयरनेस टॉक्स, रील्स, पेशेंट इंटरव्यूज डालते हैं। हमने बल्कि अपना एक ऐप भी शुरू किया है एब्डोमिनल कैंसर डे के ऐप के नाम से, जो कि फ्रीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और आईफोन पे। तो उस पे क्या देखा जा सकता है, क्या किस तरीके से हेल्पफुल है वो दूसरों के लिए? वो उसमें सारी जानकारी है जानकारी है कि हमें किन चीजों से बचना है तो कैंसर ना हो,
कौन से सिम्टम आ जाएं तो कब किसके पास जाना है, ओके, कैंसर हो जाए तो कौन सी स्टेज में क्या ट्रीटमेंट होना वेरी चाहिए, नाइस, किस तरह के डॉक्टर वेरी के पास, इन्फॉर्मेटिव। इवन कैंसर ट्रीटमेंट होने के बाद रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, A to Z सारी जानकारियां हैं। एक छोटा सा सवाल फिर मैं चाहूंगी अरविंद जी आप सवाल जरूर करें सर से कि जैसे नॉर्मल कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं और एब्डोमिनल कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, मैं अगर बात करूं रेशियो की तो मान लीजिए 10 में से कितने एब्डोमिनल कैंसर के पेशेंट्स आते हैं आपके बहुत पास नॉर्मल ही कैंसर? आपने आई डोंट नो आपको इस स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है कि नहीं, अगर हम वर्ल्ड के टॉप 10 कॉजेज ऑफ कैंसर डेथ्स देखें, मतलब टॉप 10 कैंसर्स जिनकी ज्यादा वजह से सबसे ज्यादा मौतें हो रही है दुनिया में, उनमें से 6 पेट के हैं। 60% पेट मतलब के है। हैं। 60%। ये सवाल मेरे मन में आपकी बातों को सुनकर आया कि जिस तरीके, क्योंकि अवेयरनेस है ही नहीं इतनी, आज आपसे काफी चीजें पता चल रही हैं, तो कहने का मतलब है 10 में से 6% जो लोग हैं उनको पेट का कैंसर। नहीं 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 नहीं, दोनों बातें फर्क है। मैं इससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ जो और डराने वाली है, वो ये है कि अगर दुनिया में मान लेते हैं 10 मरीज कैंसर से मर रहे हैं हर साल, उदाहरण के तौर पे, उन 10 कैंसर वाली मौतों में 6 मौतें पेट के कैंसर से हो रही हाँ मैं वही हैं और ज्यादा डेंजरस है। कहने का मतलब ये ज्यादा घातक है। ज्यादा ज्यादा घातक है। घातक तो है। अरविंद जी आप प्लीज। ये तो खैर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने एक मोबाइल ऐप भी इसके लिए दिया है, तो हम पहले तो मैं डाउनलोड करूंगा इसको, क्योंकि अब डेफिनेटली क्योंकि हम बिल्कुल हम सब हमारी पूरी टीम, क्योंकि ये एब्डोमिनल कैंसर से हम जो बात करते हैं उसको क्या समझा जाए, क्योंकि पेट से जुड़ा किसी तरह का कैंसर है। या दूसरी चीज मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बोला कि 60% मौतें सिर्फ पेट, तो क्या इसमें खान पान की चीजें जो आज, क्योंकि हम शायद ये मान के चलते हैं कि मैं कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो मैं खा ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे खाते ऐसा लगता है कि मेरे स्टमक में एकदम से पेन हो गया बहुत तेज। वो क्या वो हम नकली खान पान की वजह है, या हमारे पास शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध खाना नहीं है? क्या इसका कारण ये भी मानते हैं आप? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसको मैं बहुत थोड़ा सा एलॉबरेट करके आंसर 100% दूंगा सर। क्योंकि तभी समझ में जी आएगा। जी सबसे पहले इसको शुरुआत ऐसे करूंगा कि अगर 100 कैंसर हो रहे हैं तो सिर्फ 10 कैंसर ऐसे हैं जो जेनेटिक हैं, 90% पेट के कैंसर लाइफस्टाइल रिलेटेड है। लाइफस्टाइल, कहने का मतलब उसका कंट्रोल हमारे हाथ में, क्योंकि लाइफस्टाइल तो मैं अपनी कभी भी चेंज कर बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल वो अलग बात है मैं इतना मजबूर हो गया हूँ अपनी आदतों से कि वो चेंज नहीं हो रही हैं, लेकिन वो है, कंट्रोल मेरे हाथ में ही है। तो अब वो आदतें कौन सी है, लाइफस्टाइल फैक्टर जिनसे कैंसर बढ़ रहा है। हमारा जितना ये है ओबेसिटी, मोटापा, 30% कैंसर बढ़ाता है पेट की। मैं सिर्फ पेट के कैंसर की बात कर रहा हूँ। मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, मान लेते हैं मेरे जैसे वजन का व्यक्ति है, मतलब वजन नॉर्मल है लेकिन फिजिकली इनएक्टिव है, बहुत कम हिलता डुलता है, तो कैंसर का रिस्क बढ़ गया। अल्कोहल, स्मोकिंग बहुत कैंसर का रिस्क बढ़ा रही है। नॉन वेजिटेरियन डाइट स्पेशली रेड मीट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ कैंसर। स्मोकिंग, अल्कोहल मैंने बता ही दिया। अगर हमारी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा कम है तो कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। अगर हमारी डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम है तो कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। अगर हमारी डाइट में सॉल्ट ज्यादा है, नमक ज्यादा है, तो कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। ये सारे फैक्टर्स कंट्रोलेबल हैं। अब जैसे आपने बताया बात की मिलावट की, फ्रूट की वही बात कर रहा था, आपने बोला फ्रूट खाइए, लेकिन फ्रूट मिलावटी है तो उसका क्या करें? अब देखिए क्या है, हमारी लाइफ में ना हमेशा हर प्रॉब्लम में 2 सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल फैक्टर्स, एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। हर चीज को हमें ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में बच्चा है, अब मॉडिफाइबल फैक्टर है कि मैं बेस्ट टीचर की ट्यूशन लगा सकता हूँ, बेस्ट स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता जिसके साथ वो पैदा हुआ है। डेफिनेटली। तो हमारे को, लेकिन अब उस पे मैं दिमाग लगा के भी क्या कर लूंगा, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं कंट्रोल में नहीं। अब जैसे मिलावट है, ये है, अब ये तो ऐसी पार्ट है जिसमें आप और हम इंडिविजुअल लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। पर डॉक्टर साहब पहले के जमाने में ये चीजें क्यों नहीं होती थी ना? उस समय तो इतने डॉक्टर्स होते थे ना, इतने इलाज होते थे, और हमसे ज्यादा हष्ट-पुष्ट होते थे लोग। तो मतलब क्या बेसिक एक अगर 1-2 चीजें जो आपने समझी है, क्या बदलाव ऐसा आ गया? पहले प्रेगनेंसीज भी नॉर्मल होती थी, आजकल हर बार सिजेरियन होती हैं, हर चीजों में दवाइयां पकड़ा दी जाती हैं, डॉक्टर्स के यहाँ भेज दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये वाला टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसा नहीं है एक्चुअली। आजकल क्या है, हर चीज हमारे सामने हैपन हो रही है, कहीं भी हुई, विद इन मिनट्स और आवर्स और डेज, विद इन अ वीक हमारे को पता चल रहा है, क्योंकि ये सब इस आज के जमाने में कुछ भी नहीं छुपा। जो पुराने जमाने की आप बात कर रही हैं, वहां भी प्रॉब्लम्स थी, कैंसर की भी, मोर्टेलिटी और ये सब, लेकिन उस टाइम हमें जरिया ही नहीं था कि वो हम तक पहुंच पाए। ठीक है। तो ये कंपेरेबल एराज नहीं है ना।
अब आते हैं कैंसर पे। जहां तक बात है, देखो अगर हम अपनी डाइट को ध्यान रखें, जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है अगर उन पे भी ध्यान दे दिया, पहली बात तो हमें कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। जैसे अब फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलावटी हैं, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं से पता लगा के ठीक ठाक फ्रूट्स खरीद सकते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हाँ, चीज और आजकल काफी वेजिटेबल्स भी महंगी ले बिक सकते रही हैं। हैं ऑर्गेनिक के नाम पे। लेकिन अगर मेरी इच्छा ही नहीं है, अब जैसे ओबेसिटी है, कौन से मिलावट वाले खाने से मेरा वजन सही बढ़ बात रहा है, सही बात है ना? बिल्कुल। अगर मैं हिलना ही नहीं चाहता, फिजिकली इनएक्टिव हूँ, तो इसमें बेचारे मिलावटी खाने का जो क्या 30% दोष है? कारण है हाँ, कैंसर का, तो 30% कम से कम कुछ कारण ऐसे भी हैं जो मेरे कंट्रोल में है और वो मेजोरिटी वही है। अगर हम उस पे भी फोकस कर ले तो बहुत बदल सकता है। फिजिकल एक्टिविटी आपके कहने का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एक इंपॉर्टेंट। मेरा आपसे आगे बढ़ने से पहले मेरा क्वेश्चन है, शायद आप उस पर हंसी भी आएगी, कि क्या पेशेंट को बताना चाहेंगे कि आप गूगल मत कीजिए, कोई भी पेट की बीमारी है तो सर आप ये डॉक्टर हंसने से वाली बात संपर्क नहीं है, कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि क्योंकि आधे तो ऐसे परेशान हो जाते एक हैं। मैं क्लिनिक में गया था, वहां पे ये लिखा हुआ था कि आप अपनी चप्पल और गूगल की नॉलेज बाहर रख के आए। तो क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब गूगल पे तो ये लिखा हुआ, आप मुझे हाँ। बताएं मुझे क्या करना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, पेशेंट को गलत नहीं मैं मानता, ये आदत जरूर गलत है, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो गलत नहीं है। हर आदमी डरा हुआ है। उसका डर देखो, अब अपने पेरेंट्स को देखो, हम तीनों अपने अपने पेरेंट्स की लाइफस्टाइल देखें या अपनी देखें, और अपने यंगर जनरेशन की, डर की मात्रा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल कारण क्या है कि हमारा डिसिप्लिन खत्म हो गया है। बिल्कुल जो जितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है उसकी लाइफ उतनी हेल्दी है, उतना उसका डर कम है। एक्चुअली। और अभी क्योंकि इनडिसिप्लिन इतना ज्यादा है, हर आदमी डरा हुआ है कि मर सकते हैं कभी भी। उसे पता है उसकी आदतें ऐसी हैं, वो आदतों पे मानने को तैयार नहीं है। तो क्या गूगल वो इसलिए कर रहा है कि उस, और दूसरा क्या है, फेथ कम हो गया फॉर वेरियस रीजंस, जो अभी आज का टॉपिक नहीं है। डॉक्टरों पे, मेडिकल फ्रेटर्निटी पे थोड़ा सा लोगों को फेथ भी कम हो गया है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो गूगल करता है अपने फेथ और डाउट को कवर करने के लिए। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है कि अब जैसे मैंने विमान का उदाहरण दिया, एरोप्लेन का, अब वो अगर पायलट पे डर रहा है तो यार बेटर है कि तुम उस जहाज पे चढ़ो ही मत, रादर देन बार बार उसको नॉक करके कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब डर के बैठे रहो। इट डजंट हेल्प, क्योंकि ये डर तो फेथ से ही जाएगा। बिल्कुल। तो आप ये करिए, आज के जमाने में इतने स्पेशलिस्ट हैं, आप 10 दिन लगाइए, 1 हफ्ता लगाइए, 2 दिन पता लगा के किसके पास जाना है, नंबर 1। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो है आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप एक डॉक्टर के पास स्टिक मत हुइए। मेरा मतलब क्या है, आपने मान लेते हैं मुझे दिखाया, 1 हफ्ते तक मेरा इलाज कराया, मेरे से डिस्कशन किया, सर्जरी होनी है, लेकिन आपको मेरे से या तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या फिर आपको मेरे इलाज से फायदा नहीं हो रहा, तो आप ये सोच के वो मत अब मैं क्या और क्या करूं, डॉक्टर को दिखा रहा हूं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ। मतलब जैसे आज आपने कोई चीज पैसा लगाया कहीं पे और नहीं फायदा हो रहा म्यूचुअल फंड में, तो आप चेंज करोगे ना उसको, कंपनी को, उसी में तो पड़ा रहने नहीं दोगे। 100% हर आदमी चेंज करेगा, चाहे 5 रुपए डालो। और यहाँ तो हम बॉडी की बात कर रहे हैं, लाइफ एंड डेथ की, तो उसको चेंज योर डॉक्टर। चेंज डॉक्टर साहब, एक छोटी सी चीज पता है कि जैसे कि सर ने बहुत अच्छी बात कही अरविंद जी ने अभी, कि गूगल पे मत जाओ। अरविंद जी आपका बात बिल्कुल सही। मैंने खुद ने ऐसे कुछ लोग देखे हैं, मुंह में छाला होता है, अल्सर होता है ना सर, अल्सर बोलते हैं, तो अल्सर हुआ और लोग नेट पे सर्च करने लगते हैं मुझे छाला क्यों हुआ, बड़े बड़े अक्षरों में आ जाता है आपको कैंसर हो गया है। इलाज क्या है? तो सर ये फॉल्स इंफॉर्मेशन भी लोगों को बहुत डरा रही है। मेरा सवाल ये इसका क्या है, थोड़ा सा फोकस गलत जगह पर है हमारा फोकस क्या है, जो प्रॉब्लम हो गई है उसका ट्रीटमेंट क्या है इस पे है। अगर इसका हम 50% जो फोकस हमारा है उसका आधा फोकस हटा के इसको आगे दोबारा ना होने दें, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं उस पे डाल दें, तो ये दोबारा हो ही ना। नहीं तो अभी हम जो इसी पे बात कर रहे थे, हम थोड़ा सा मुद्दा अलग चला गया था। तो क्या हम ये माने कि ये कैंसर जो पेट की हम बात करते हैं, ये वाकई एक ही तरह का कैंसर है? लोगों को लगता है कि सिर्फ कैंसर पेट का ही हो सकता है, या इस पे थोड़ा सा और आप एलैबोरेट करें प्लीज। देखिए पेट क्या एक थैले की तरह है, जैसे मैं आपको खड़े होके बताता हूँ। जैसे ये हमारा ये जो हिस्सा है, चेस्ट है यहाँ तक जी, और यहाँ हमारी जांघें मतलब पैर शुरू हो जाते हैं जी जी, इसके बीच का हिस्सा जो है इसको पेट बोलते हैं आम भाषा में, और हमारी मेडिसिन की भाषा में इसको बोलते हैं एब्डोमेन जी। ये एक एरिया है, एक आप समझ लीजिए थैला है जी। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जी। वो ऑर्गन 7-8 किस्म के हैं। उसमें क्या क्या हैं, जैसे हमारे जीआई ट्रैक्ट के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, स्टमक, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट है, कोलन है, रेक्टम और एक अपेंडिक्स, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। इन सभी ऑर्गन्स में कैंसर होता है और काफी होता है। तो एब्डोमिनल कैंसर का मतलब है, एब्डोमेन मतलब ये पार्ट,
और इसके अंदर रहने वाले अंगों के ऑर्गन का कैंसर, मतलब एब्डोमिनल कैंसर। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको क्या जरूरत पड़ी हमें, लिवर कैंसर डे अलग से है, पैनक्रियाटिक कैंसर डे भी अलग से है। अब बिल्कुल। लेकिन एक मरीज को कैसे पता चले कि उसे लिवर पैनक्रियाज हो रहा है कि कैंसर हो रहा है कि पैनक्रियाज का कैंसर हो रहा है? उसे तो ये लक्षण कहाँ के आएंगे, पेट के आएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि पेट के कैंसर्स पे, और ज्यादातर सातों ऑर्गन्स के जो लक्षण है इनिशियल वो सेम है, तो इसलिए हमने बोला कि एब्डोमिनल कैंसर की जानकारी का नाम के नाम से फैलाते हैं, जिससे लोग सातों कैंसर से बच पाए। ठीक है। थोड़ा इसी बारे में हम सर और जानना चाहेंगे विस्तार से कि जैसे एब्डोमिनल कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज पे इसके लक्षण क्या क्या देखे जाते हैं? देखिए, इनिशियल स्टेज में यही बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है इसका समझना। कोई भी पेट का या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सिम्टम जी। मामूली और खास नहीं हो सकता अकेले में। वो कितनी ड्यूरेशन तक चल रहा है वो उसको खास बना देता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वायरल हेपेटाइटिस में भी जॉन्डिस होता है, लेकिन वो हेपेटाइटिस है, अपने आप ठीक हो जाता है। ओके। जैसे हम खाने पीने का जो गलत खाने से हो जाता है हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, वो बहुत कम रोग में घातक होता है, जनरली इजीली ट्रीटेबल। लेकिन जो कैंसर का जॉन्डिस है वो कैंसर का है, अगर आखिरी स्टेज में पहुंच जाए तो घातक हो गया। कैंसर का भी जॉन्डिस? हाँ, तो अब जैसे अब आपने सही सवाल पकड़ा, कहने का मतलब ये हर लक्षण जो है कैंसर में भी आता है पहली बार और बिना कैंसर में भी आता है। हम्म। पेट दर्द कैंसर में भी होता है और नॉर्मल भी होता है। उल्टियां नॉर्मल भी होती हैं, कैंसर से भी होती हैं। खून की उल्टी कैंसर से भी हो सकती है, नॉर्मल अल्सर से भी हो सकती है। अब जैसे पॉटी में खून आता है वो कैंसर से भी आ सकता है, पाइल से भी आ सकता है। पाइल्स तो ना की बीमारी की कोई लाइफ एंड डेथ जैसी सिग्निफिकेंस नहीं है ना लाइफ पाइल्स की। तो लक्षण क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लक्षण कितने दिनों से चल रहा है यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मतलब जैसे कि आपने पहले बताया था सर कि अगर मान लीजिए हफ्ते से 10 दिन तक कोई चीज लगातार हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। 2 से 3 हफ्ते। 2 से 3 हफ्ते। इसलिए क्योंकि हफ्ते पेट के लक्षण देखिए बहुत कॉमन है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस दिन हमने ज्यादा सो लिए तो पेट के लक्षण आने लग जाएंगे, खाना ज्यादा खा लिया तो हो जाएंगे, कम खाना खाया तो हो जाएंगे, ट्रैवल कर लिया तो उल्टियां आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास भाग रहे हैं कि भाई कैंसर तो नहीं हो गया। मगर अगर 2 हफ्ते करीबन हो जाए तो आप इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है। अरविंद जी, मैं चाहूंगी आप आगे बात बढ़ाएं। हमने बायोट्रिक सर्जरी के बारे में भी बात करी ना आपसे, इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो क्या इसमें भी कैंसर इंक्लूड होता है, कैंसर के केस आते हैं, क्या मानते हैं आप? बेरियाट्रिक सर्जरी आप इनडायरेक्ट रिलेशन है। जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी का मतलब है मोटापे को ठीक करना ऑपरेशन से, और मोटापे से जो कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, और बेरियाट्रिक सर्जरी से हम उसको मोटापे से पतले में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो रिस्क उसका कम हो जाता है। बिल्कुल, वैसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए कैंसर तो कई तरह की होते हैं, पर बात करें एब्डोमिनल कैंसर की या किसी भी तरह की कैंसर की अगर हम बात करें, तो हम अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं अगर आप बताना चाहें, जिससे जो लोग हैं काफी जागरूक हो सके। देखिए, सबसे पहले तो लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। क्या खा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, तीनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई फाइबर डाइट खाइए, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाइए, टेस्ट के लिए कभी कभी ओकेजनली खा लिया तो कोई बात नहीं, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, दालें खाइए, कैल्शियम आपकी डाइट में एडिक्वेट होना चाहिए, नमक कम होना चाहिए, और अल्कोहल, जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, अगर एक अल्कोहल की विस्की वाली ड्रिंक लेते हैं आप 30 ml, तो कोलन और रेक्टम का कैंसर 6% का रिस्क बढ़ता है, और कैंसर ब्रेस्ट का 12% विद 1 ड्रिंक ओनली। इतना ज्यादा, इतना घातक है। स्मोकिंग बॉडी के हर ऑर्गन का कैंसर करता है इंक्लूडिंग पेट के, जबकि लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग सिर्फ फेफड़ों के कैंसर से रिलेटेड है। ईसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियास, सबके कैंसर बढ़ाती है स्मोकिंग। तो ये सब चीजें, और दूसरी बात फिजिकल एक्टिविटी और ओबेसिटी से बचना। अगर आपने इन सब चीजों पे काम कर लिया ढंग से तो ऑलमोस्ट 60 to 70% आपका रिस्क कम हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर किसी पेशेंट को किसी भी तरह का कोई कैंसर रहा है, अरविंद जी मैं जानना चाह रही थी, मेरे दिमाग में आया कि सर से पूछना चाहिए कि किसी तरीके का कोई कैंसर रहा है और वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे क्योर किया जा सका है सर, तो क्या उसके बाद उसकी लाइफस्टाइल कैसी रहनी चाहिए? मतलब कुछ चीजों को खाने को अवॉइड कर देना चाहिए, कुछ स्पेशल चीज अपनी रूटीन में शामिल करनी, बॉडी फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए साथ में? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और इस पे बहुत फोकस है हमारा एब्डोमिनल कैंसर डे के जरिए जो हम बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट।
ओके। आप ये मानिए कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जब हम बिल्कुल जड़ से कैंसर को खत्म कर देते हैं, ऑपरेशन चाहे कितना ही बड़ा, उसके बाद पेशेंट उतना ही नॉर्मल लाइफ में आ जाता है जितने हम 3 लोग हैं यहाँ पे। ओके। हर वो चीज़ कर सकता है जो नॉर्मल आदमी करता है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो यंग एज में कैंसर हो गया, उसके बाद उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, कहने का मतलब मैरिड लाइफ नॉर्मल होती है। मैरिड लाइफ नॉर्मल। दूसरा, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, सक्सेसफुल हुए, बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल हुए। तो प्रोफेशनली हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं इवन आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट। यस ऑफ कोर्स। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो सोशलाइट्स हैं। कुछ पेशेंट कैंसर के ऐसे हैं जिसमें बल्कि पेट में हमें पॉटी का रास्ता, स्टोमा बनाना पड़ता है परमानेंटली। ओके। परमानेंटली, जैसे जहाँ पे पॉटी करते हैं उस एरिया का अगर कैंसर हो जाए तो उसको हटाओगे तो वो तो रास्ता बंद हो जाए। कैंसर होता है, मतलब बॉडी के किसी पार्ट में ये damage है, मैंने कहने देखा का मदर के किया था इन्होंने, तो ये क्योंकि लास्ट स्टेज का कैंसर था उनके, तो परमानेंट यहाँ बन जाता है। लेकिन अगर कैंसर जड़ से हट गया और परमानेंट रास्ता पेट से बन गया तो भी ये सारी चीजें वो कर सकता है। मतलब आप ऐसे मानिए कल को भगवान ये कहे कि अब मेरे को सारे बच्चे जितने पैदा करने हैं उनका पॉटी का रास्ता जहाँ अभी हम आना बना के पेट पे बनाना है, तो वो सारी वो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, कुछ बंद नहीं होगा। ना फुटबॉल खेलना बंद होगा, ना स्विमिंग बंद होगी, ना पढ़ाई लिखाई बंद होगी, ना जर्नलिज्म बंद होगा। नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, डिलीवरीज, नॉर्मल फैमिली, बच्चे, आई मीन एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम। तो कुछ भी चेंज नहीं है, खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। उल्टा हम उनको कहते हैं कि कैंसर का डिस्कशन ना के बराबर करो आप। बिल्कुल, जैसा आप क्योंकि जो बातें करते हैं, जैसा सोचते हैं वही आपकी नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। कैंसर की ज्यादा डिस्कशन इन द सेंस कि नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव जैसे सेंस। अगर आप मोटिवेशन करना चाहें, मोर देन वेलकम। लोगों को बताइए कि कैंसर ट्रीटेबल है, मैं जीता जाता एग्जाम्पल, ऐसे बताइए। लेकिन ये कि अब डर के मारे जी रहे हैं कि पता नहीं दोबारा तो नहीं हो जाएगा। अरे भाई, जो बीमारी दोबारा, जितना खतरा ट्रीटेड मरीज को दोबारा होने का है, उतना ही खतरा अनट्रीटेड मरीज को पहली बार होने का है। पहली बार होने का है। तो आप नॉर्मल आदमी तो नहीं डर के जी रहा ना कि मुझे कैंसर होगा कि नहीं होगा, तो दोबारा होना भी कोई फायदा। बस इतना याद रखिए, ध्यान में रखना है तो एक चीज हमेशा रखिए, सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने कैंसर ट्रीट होने के बाद भी। कोई परहेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपना नॉर्मल जॉब करिए, सब कुछ नॉर्मल करिए, बस सिम्टम्स आते ही डॉक्टर के पास जाइए। परहेज में डॉक्टर साहब का ये कहना है कि आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करनी है, परहेज का मतलब वो परहेज रखने हैं आपको। कहने का मतलब है आप ठीक हो गए तो आपने वो हैबिट्स वापस आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने जो बोला उसका मतलब ये होता है। परहेज से मेरा मतलब है जो बुरी आदतों का परहेज करें, मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉर्मल जिए, खेलें कूदें, एक्सरसाइज करें, खाना खाएं, काम करें, ये मतलब अच्छी हैबिट्स। डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसे भी कुछ पेशेंट्स आए हैं आपके करियर के दौरान कि जिनको कैंसर क्योर हो गया है पर वापस रिलैप्स किया हो, ऐसा कुछ? ऐसे आते हैं, स्पेशली स्टेज 3 के ऐसे आते हैं। अच्छा। और इनमें भी देखिए एक बात यह है कि हम फॉलोअप में रखते हैं बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअप। जैसे मैं अपना बताता हूँ, हम फॉलोअप कैसे रखते हैं अपने डिपार्टमेंट में। कैंसर ट्रीट होने के बाद पहले 2 साल हर 3 महीने में उनको बुला के कुछ टेस्ट करते हैं। उसके नेक्स्ट 2 इयर्स तक हम 6 मंथली बुलाते हैं, और 4 साल के बाद लाइफ लॉन्ग एनुअली बुलाते हैं। अगर सिम्टम नहीं है तो, सिम्टम है तो जब बीच में तकलीफ हो तब आइए आप। तो उस टाइम हम कुछ टेस्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेस्ट में बहुत अर्ली स्टेज में दोबारा कैंसर पकड़ में आया तो तुरंत ठीक कर देते हैं, और अदरवाइज कोई मतलब दोबारा होते हैं। लेकिन जैसे अगर हम डॉक्टर भी जागरूक रहे, मरीज भी जागरूक रहे, तो उतने ही इफेक्टिवली ट्रीट भी हो जाते हैं। तो जैसे कोई आम पर्सन, मान लीजिए जैसे हमने स्मोक की बात की, बहुत आम जनरेशन में छोटे छोटे बच्चे स्मोक कर रहे हैं सर, तो अगर उनको ही सिम्टम्स लग रहे हैं, कहीं मन में डर है, तो इनिशियल स्टेज पे कोई अगर टेस्ट कराना चाहे अपनी बॉडी का, तो इसका क्या प्रोसेस होता है, कहाँ करा सकते हैं? कि थोड़ा सा मैं आपका सवाल का आंसर डिफरेंट तरीके से दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस सवाल का एज इट इज आंसर दे दिया तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होगा कि स्मोकिंग इज परमिसिबल, जो कि बिल्कुल नहीं है। इसका कि मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप स्मोक करते हैं तो अपने आप को ये टेस्ट करा के आप जागरूक रहिए, ये गलत आंसर हो जाएगा। मैं उसको जड़ से ही हटाना चाह रहा हूँ कि स्मोकिंग करना अपने आप में अलार्म है कि आपको कैंसर हो गया है। ये आदत भी कैंसर से कम नहीं है। और यकीन मानिए, मैं अपने खुद के एग्जांपल से बताता हूँ, हेल्दी लाइफ, गुड हेल्थ, प्रोडक्टिव लाइफ, इससे बढ़िया नशा किसी चीज का नहीं है। चाहे अल्कोहल ले लो, चाहे स्मोकिंग ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। आप एक बार ट्राई करके देखिए, विद इन 3 मंथ्स आप मेरी बात ना दोहराएं तो मैं मतलब कुछ भी करने को तैयार। इसमें तो मैं डॉक्टर एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मुझे खेले बिना तो जो नशा है खेलने का, उसके बिना मुझे मजा ही नहीं आता। Exactly. तो वो तो एक अलग चीज है ही है। और वैसे तो खैर मैं जितना आपको जानता हूँ, जितनी आपकी नॉलेज है, हम चाहे 10 घंटे भी बात कर ले तो आप 10 घंटे भी बोल सकते हो। जो आपने भी इसकी बात करी, क्या 2 छोटे छोटे क्वेश्चन, एक तो शायद हम कुछ रह गए हो तो वो ऐड करना चाहे वो करें।
तो जो आप मेडिसिन से क्योर करते हो कैंसर, जो फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं, कुछ के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, एक तो ये बात के चलिए कि पेट के अगर जितने कैंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज का कैंसर ट्रीटमेंट या जड़ से अगर कैंसर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है, इसका मतलब है वो सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। अच्छा, सर्जरी से ठीक तो है। आप ये मानिए कि सर्जरी इज द गुड न्यूज। अगर एज अ जीआई सर्जन मैं अपने मरीज को कह रहा हूँ कि तुम्हारा ऑपरेशन से मरीज ठीक हो जाएगा, तो आप इसको अच्छी खबर मानिए। बिल्कुल। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ऑपरेशन नहीं लगेगा, इसको तुम दवाइयों से ही ठीक करेंगे, तो ये बुरी खबर है। इसका मतलब ये जड़ से खत्म नहीं हो सकती। ओके। तो दवाई लाइफ लॉन्ग है। हाँ, medicine ये में। क्योंकि वो एडवांस स्टेज है, तो उसमें हम कैंसर को दबा सकते हैं, जड़ से खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ पेट के कैंसर पर लागू होती है ये बात। समझ गए। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे हमने नॉर्मल सुनी है कि जैसे माँ को हुई तो बच्चे में जाती है, पिता को हुई तो बेटी में जाती है, जेनेटिक। राइट राइट। तो क्या ये कैंसर भी कुछ ऐसा है? पेट के कैंसर में जैसे मैंने पहले कहा, लगभग 100 में से 10, माने कि 10% कैंसर पेट के ऐसे होते हैं जो जेनेटिक्स की वजह से आते हैं, फैमिली की वजह से जेनेटिक्स की वजह से। ओके। लेकिन 90% कैंसर्स पेट के जो हैं वो हमारी आदतों से रिलेटेड हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर से रिलेटेड है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है जेनेटिक कैंसर्स की। और ओके। अगर बाई चांस हो भी जाए और आपने सिम्टम्स, भाई जो जेनेटिक कैंसर होगा हम्म। वो भी लक्षण तो देगा ही देगा, बिल्कुल। वो साइलेंट कैंसर नहीं है। बिल्कुल। साइलेंट तो कैंसर। जेनेटिक कैंसर अगर है तो उसमें आपको उस लक्षण पहचानने समय पे। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि भाई आपके फैमिली में 4-5 कैंसर डेथ हो चुकी है, 4-5 लोग कैंसर के शिकार होकर ट्रीट हो चुके हैं, तो आप किसी भी एज ग्रुप में हो, एडल्ट होने के बाद अपने डॉक्टर से मिलके बोलिए कि हमारे बाकी बचे हुए लोग नॉर्मल है, उनको हमें पहले से क्या टेस्ट कराएं। आजकल बहुत सारे टेस्ट की सुविधा है, जैसे कोलन और रेक्टम के केस में हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, जल्दी कर देते हैं, जिससे कुछ है तो पकड़ में आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे जेनेटिक। पेट स्कैन की नहीं, पेट स्कैन कभी नहीं पकड़ में आता। पेट स्कैन अभी लोगों को इतना ज्यादा कॉमन आदत पड़ गई है हर चीज में कि कैंसर से दूर मतलब ना हो, इसका पता लगाना, पेट स्कैन करा। अब देखो, मेरी नॉलेज में तो पेट स्कैन बेस्ट था, वही लेकिन अगर आज आज एक आप बहुत बात अच्छा करें, मौका है अरविंद जी, डॉक्टर साहब से बातचीत करने का, काफी कुछ नया जानने के लिए आज मिला है। अरविंद जी प्लीज। तो पेट स्कैन मतलब, क्योंकि ये पहले इतना फेमस था कि हर किसी को बोला जाता था, तो पेट स्कैन शायद जयपुर था भी नहीं, लोग दिल्ली जाते थे, तो आप इसको भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेट स्कैन इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट टेस्ट है, बहुत एडवांस टेस्ट है, लेकिन उसका देखिए, हर टेस्ट का अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज पे लागू हो जाएगा। हर चीज पे लागू हो जाए। अब जैसे आपको मतलब कोई भी चीज अच्छी का मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट में अच्छी है। पेट स्कैन का फायदा ये है, उसको हम तब बनाते हैं जब कैंसर डायग्नोसिस के लिए पेट स्कैन नहीं करते। अच्छा। डायग्नोज होने के बाद हम पेट स्कैन से ये पता लगाते हैं कि बॉडी के और ऑर्गन्स में कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ग्रेट, समझ गए? समझ आया मेरे। तो आप डायग्नोसिस के लिए पेट स्कैन कराने मत जाइए, टोटल वेस्ट है। लेकिन लोग बहुत अभी आते हैं, हमारे पास बहुत आते हैं, हमसे ये नहीं पूछते पेट स्कैन कराएं कि नहीं करा कराएं, के ले आते हैं। वो ये बोलते हैं हमें कराना है, आप तो लिख दो। लिख दो। अच्छा, मैं कहता हूं भैया तुम्हें जरूरत ही नहीं है कि नहीं, आप लिख दो, हमें आपसे ये सलाह नहीं चाहिए, हमें आपसे, हमें लिखवाना है। लिखवाना है, क्योंकि बिना लिखे कोई करेगा नहीं। अच्छा, बिना लिखे नहीं होता है पेट खुद ही स्कैन। हमें डॉक्टर कई बन जाते बार हैं। बुरा बनना पड़ता है, हम नहीं लिख पाते क्योंकि नहीं। रेलेवेंट नहीं है। ठीक, रितिका जी आपका अगला। सर आपसे जानना चाहूंगी अरविंद जी। अरविंद जी चलिए ठीक है, एक मैं सवाल इस बीच सर से जानना चाहूंगी कि इन सब के अलावा हम आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी जानकारी आप शेयर करना चाहे जो आज तक किसी भी बातचीत में कहीं मिस रह गई हो, हम लोगों की जितनी भी हमने बातचीत की है। देखिए, मिस तो कुछ नहीं हुआ है, ज्यादातर हमने सारी बातें कर ली हैं। बस मैं एक बार एन्यूमरेट कर देता हूँ शॉर्ट में, जिससे अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया हो तो ये वाला पार्ट सुन के समझ में आ जाए। कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है। पेट का कैंसर, इसका सही समय पे ढंग से पूरी तरह इलाज हो सकता है और आप बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, कैंसर 90% तक पेट के कैंसर प्रिवेंटेबल हैं अगर आपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे ध्यान दे दिया, जैसे कि मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, खान पान पे ध्यान, इस तरह की चीज़ों पे। चौथा, अपना डॉक्टर सेंसिबली ढूंढिए, हॉस्पिटल पे भी ध्यान दीजिए और अपने डॉक्टर को अच्छी तरह सेलेक्ट करके दिखाइए और फिर उसके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेडिकल साइंस आप अपने लेवल पे नहीं समझ सकते। तीसरा, टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ, मतलब अगर आपका डॉक्टर आपको बेनिफिट नहीं दे पा रहा है तो प्लीज डोंट हेजिटेट इन चेंजिंग योर डॉक्टर। ओके। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। बिल्कुल सर ने कहा कि जो लोगों ने हमें मिस कर दिया हो वो इसमें देख सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे बीच में अब जानना चाहूंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये बनता भी है सवाल। देखिए सर, आप काफी वर्षों से मेडिकल फील्ड में जो आपकी सेवाएं दे रहे हैं और उन सेवाओं के लिए आपको राजस्थान गौरव अवार्ड मिला है, भारत गौरव अवार्ड में मिल चुका है, और कितने अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, कुछ इस बारे में बताइए जब ये अवार्ड आपको मिले थे।
देखिए इन अवार्ड्स की पर से बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ये अवार्ड मिला है। सर ये आपकी कारण मेहनत है। कारण इम्पोर्टेंट है। देखिए इस अवार्ड के जरिए इनकी इम्पोर्टेंस मैं क्या समझता हूँ कि जैसे जब हम्म। पहले मुझे राजस्थान गौरव मिला था ठीक है। और अगले साल भारत गौरव अवार्ड मिला था, तो भारत गौरव अवार्ड जैसे है वो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एनजीओ के थ्रू मिला था। ओके। तो इसके जरिए हम ये दोनों अवार्ड फंक्शंस मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थे जिसके जरिए मैं ये एब्डोमिनल कैंसर डे अवेयरनेस से रिलेटेड बात पहुंचा पाऊँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अवार्ड हुआ उसमें पूरे देश के करीब 25 इंडियंस को ये भारत गौरव अवार्ड मिला था, अलग अलग बहुत बहुत सम्मान की बड़ी बात बात है और जी। अलग अलग कंट्रीज से थे। तो उन सबको हमने ये एक मेरा लेक्चर था वहाँ पे, वो हमने बताया उनको, तो अब उनके जरिए ये बात कई लोगों तक पहुँच गई है। तो ये एक इस बात की इम्पोर्टेंस इतनी है। बहुत बड़ी बात है ये डॉक्टर साहब, ये छोटी सी बात नहीं। डॉक्टर साहब इसी बात से एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। अभी है जब हम लोग नीचे थोड़ी बातचीत कर रहे थे तो मैंने सुना, हम बैठे हुए थे तो आपने बताया था कि जब आपने ये प्रोफेशन में आए थे तो कुल मिलाकर अरविंद जी कुछ कह रहे थे ना कि 4-5 ही लोग थे। वो बात मैं जानना चाहूँ क्योंकि बहुत बड़ी बात है नहीं, उस अरविंद समय जी, जब वो सब्जेक्ट ही नहीं जानते थे जिस प्रोफेशन में आते मेरी हैं। मदर को जब कैंसर था तो मुझे तब ये बोला गया कि पूरे राजस्थान में सिर्फ 2 ही स्पेशलिस्ट हैं। और पूरे भारत में, भारत की नहीं, देश की नहीं वो मैं ये कह रहा था कि हमारी जो ब्रांच है एमसीए जीआई सर्जरी, जैसे सीट्स होती है ना, जैसे नीट सीट्स एग्जाम होता है, 100%। तो उस टाइम हमारे टाइम पे इंडिया में 5 ही सीट 5 होती थी, सीट्स थी। 5 डॉक्टर नहीं थे। ये ब्रांच बहुत नई है, ये 90s में शुरू हुई है, अर्ली ओके 90s में इंडिया में आई है जीआई सर्जरी। तो आप सोच सकते हो कि 30 साल पुरानी ब्रांच है तो कितने डॉक्टर होंगे। लेकिन अब हमारे टाइम में तो साल में 5 ही डॉक्टर बन के मैं निकल वही रहे थे, वही वही बात अब का करीब जिक्र 150 करना 200 चाह बन रही रहे थी। हैं। बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब याद है जब हम 1 से 2 साल पहले मिले थे तब आपका एक मन में टीज थी कि मेरे पास जो अभी भी आज आपने बात बोली कि मेरे पास जो पेशेंट आता है, मैं 30 साल के एक्सपीरियंस की बात करें तो 30% लोगों को बचा पाता हूँ, 70% लोगों को नहीं बचा पाता हूँ। ये आज से हम 1-2 साल पहले जब हम मिले थे तब भी आपने बात कही थी। ये मन में टीस आने का कारण और इसकी अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं हम आपके साथ इस चीज में, क्योंकि हम भी चाहते हैं, क्योंकि ये समाज सेवा का कार्य है, लोग आपके तक जल्दी पहुंचे। क्या हम ये मान के चलें कि शहरी में तो एक शहरों के पास तो एक चीज होती है कि चलो हॉस्पिटल बड़ा है वो पहुंच जाता है, गांव का आदमी क्योंकि वो एक छोटे से डॉक्टर के पास गया, उसने पेट दर्द की दवाई दे दी, उसको वर्ड यूज करता आराम मिला है ना, हाँ हाँ उसी पे ही बिल्कुल वो ठीक हो बिल्कुल। जाता है। लेकिन वो फिर 3-4 दिन बाद हुआ तो उसने लगा कि ठीक है मैंने कुछ खा लिया होगा। इस चीज को आपके दिमाग में तब भी कुछ था जिसके लिए आपने एब्डोमिनल कैंसर डे की शुरुआत की। आप इसमें कितने सक्सेसफुल अपने आप को फील कर रहे हैं और कैसे चाह रहे हैं कि हम उन लोगों तक पहुंचे और उनको अवेयरनेस करें? देखिए कारण आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे ही पता चला तो हमने ये स्टडी करके फिर ये शुरू किया। हमारी सक्सेस अगर देखें तो इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब 2019 में हमने शुरू किया था तो हमने सिर्फ 700 लोग हमारी ऑडियंस में थे और हमने फिजिकल प्रोग्राम किया था। लास्ट ईयर हमारी ऑडियंस हम करीब 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा तक पहुंच पाए, वाह, फिजिकल इवेंट ठीक है। एंड सोशल मीडिया सोशल इवेंट के थ्रू। इस साल अभी हमारा डेटा आया नहीं है 19 मई को जो हमने किया, पर हमें लगता है कि शायद हम 10 करोड़ लोगों तक पहुंच ग्रेट, पाए होंगे। लेकिन अभी भी ये बहुत कम नंबर है। आप देखो इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, बिल्कुल तो उसमें 10 लाख तो कुछ भी नहीं है, 10 करोड़ कुछ भी बिल्कुल। नहीं है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, डेवलपिंग कंट्री की नहीं है, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएस, आई मीन सब जगह, ऑस्ट्रेलिया, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड, सब कंट्रीज में पढ़े लिखों की ये प्रॉब्लम है, अनपढ़ की ये प्रॉब्लम है, पैसे वालों की भी सेम प्रॉब्लम है, बिना पैसे वालों की भी है। तो हर सब जगह ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। तो जितने ज़्यादा लोगों तक हम ये बात पहुंचा पाएंगे उतना सक्सेसफुल होते जाएंगे। क्योंकि हमें लगता है, देखो हम अगर 100 लोगों को कोई बात बोलते हैं तो 100 के 100 तो सुन के मानते नहीं, बिल्कुल मानते नहीं। लेकिन 100 में से अगर एक ने भी मान लिया, मान लेते हैं हमारा कन्वर्जन रेट समझने का 1% 1% है। 1%। तो हमारा डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच पाए। बिल्कुल जहां तक रूरल अर्बन डिवाइड की बात है, अब देखिए उतना डिवाइड नहीं रहा। अभी हम सोशल मीडिया रूरल एरिया में भी बहुत सुनते हैं। दूसरा क्या है, रूरल एरिया के मेजॉरिटी लोगों के फैमिली रिलेशंस अर्बन में हैं, उनके कोई ना बिल्कुल कोई फैमिली। तो अगर हमने अर्बन पॉपुलेशन को भी अवेयर कर दिया तो रूरल बैक पीछे रह ही नहीं सकता। वो ऑटोमेटिक, जैसे आपका रूरल जो कनेक्शन है उसके थ्रू आपके थ्रू पहुंच जाएगा, बिल्कुल मेरे थ्रू पहुंच जाएगा, इनके थ्रू पहुंच, ऐसे ऐसे परकोलेट होएगा। तो ओवरऑल हमें नंबर बढ़ाना पड़ेगा। नंबर तो अब जैसे आपकी हेल्प हमारे को इतनी है कि अब आपके जितने सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने जैसे ये न्यूज़ चैनल पे आज हमें इनवाइट किया, मौका दिया इस बारे में बोलने का, ये सब आप लोगों की हेल्प है जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट
यही कारण है कि हम 3 करोड़ या 10 करोड़ तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही कुछ 4-5 लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बिल्कुल प्रोग्राम सर। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इसको रेगुलर भी थोड़ा सा, क्योंकि अवेयरनेस एक दिन में नहीं आ सकती। बिल्कुल जी। सही। आपके पास जब भी समय हो, ये आप आपका ही जरूर चैनल है, सर, तो हम जी चाहते हैं कि बिल्कुल, हम इस पे अलग अलग चीजों पे बात करके, अलग-अलग ताकि हम लोगों के पॉइंट्स पे कुछ बात क्वेश्चन भी करें, ले पाए। पॉइंट्स अगर पे हम बात कुछ करें। लोगों के क्वेश्चंस भी ले पाए जो नहीं भी आ सकते हैं, तो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम होगा उनकी चीजों को सॉल्व करने का। और न्यूज़ 21 की पूरी टीम इस इनिशिएटिव में आपके साथ है, थैंक यू समय-समय वेरी पर मच, भी आप जहाँ लोगों पे ने जरूरत अपनी पड़ेगी। सर्विसेज और अपना प्लेटफॉर्म ऑफर किया, और डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एक बार, हम इसको वंस अ मंथ फीचर भी बना सकते हैं, बिल्कुल। जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स लाइव भी ले Live। सकते हैं, या बिल्कुल। पहले से इकट्ठे करके उनका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। और अभी हमने जैसे इन जनरल एब्डोमिनल कैंसर की बात की, हम पेट की बीमारियां जिसमें कैंसर और बिना कैंसर वाली बीमारियां जो भी वो भी घातक हैं, उनके बारे में डिजीज ऑर्गन स्पेसिफिक बात कर सकते हैं हर बिल्कुल। महीने। 100%। तो आपको जैसा ठीक लगे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस। Thank you so डेफिनेटली much। सर। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब ये बहुत इम्पोर्टेंट एक किस्सा है आपका, बड़ा अच्छा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, पर मैं जानना चाहूंगी कि कोई आपकी लाइफ का ऐसा टिपिकल केस अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे जिसने आपको भी सोचने पे मजबूर कर दिया हो, और ऐसा केस, कोई ऐसी बात जो आज तक आप भूल नहीं पाए हो। देखिए, ये तो बहुत, अब मेरे को 2006 से मैं काम कर रहा हूँ और हमारी स्पेशलाइजेशन जिस ब्रांच में है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे ही सारे मरीज आते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं या मेरे जैसे जितने इस चीज के डॉक्टर्स हैं, उनको सारे केस याद भी रहते हैं, क्योंकि ये इतने यूनिक होते हैं, इतने स्ट्रेसफुल होते हैं फॉर द फैमिली। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने बोला कि ऑपरेशन नहीं किया तो 99%, 100% जान चली जाएगी, और ऑपरेशन किया तो 99% चली जाएगी, और वो 1% में मरीज आ गया, बच गया। तो आई मीन ऐसे मरीज ये हैं। एक कह अब सकते जैसे हैं। एक, अब मैं बताता हूँ उदाहरण, जी, एक हमारे इंडिया में एक यूके के एम्प्लॉय थे, ब्रिटिशर, ओके। मतलब एक्चुअल ब्रिटिशर, नॉट इंडियन इन यूके, इंडिया में कहीं काम पे थे। उनको ब्लीडिंग पीआर हुई और मेरे पास रेफर हुए कि पाइल्स का ऑपरेशन कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, पहले कोलोनोस्कोपी कराएंगे, सिग्मोइडोस्कोपी। वो बड़े रिलेक्टेंट थे कि यार फटाफट इलाज कर दो, तो उनको पहले पेशेंट को मनाना पड़ा, करवाई। फिर उसमें एक छोटा सा कुछ चीज़ थी, उसकी बायोप्सी दिलवाई, वो भी बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए, और बायोप्सी में कैंसर आ गया। मतलब उसका साइज होगा 2 to 3 मिलीमीटर्स, वो चीज बायोप्सी में ही क्लियर हाँ। तो ये कौन सी स्टेज थी? बहुत छोटे, फर्स्ट स्टेज। साइज ही 2 मिलीमीटर है, तो फर्स्ट स्टेज ही थी। तो वो तुरंत यूके गए भाग के, और वहाँ उन्होंने बहुत बढ़िया इलाज कराया। फिर उन्होंने ईमेल भेजा थैंक्स करने के लिए, और हालांकि ये मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया डायग्नोसिस के अलावा। तो मेरे पास ऐसे लिस्ट हैं जिसमें हमने बहुत 4-4 सर्जरीज की, 6-6 महीने मरीज रहे, 7-7 अंग निकाल दिए कैंसर ट्रीट करने के लिए। लास्ट स्टेज कैंसर में, लिवर में कैंसर फैल गया, उनका ऑपरेशन किया। पेट में 4th स्टेज में आ गया, उसका कैंसर करके लाइफ बची। लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंसिस्ट किया कि नहीं ये टेस्ट कराना ही है, और उसने भले ही मेहनत लगी, लेकिन नेट रिजल्ट। पर आपने समय ना गवाते हुए आपने सही सजेशन दिया सर, ये बहुत बड़ा रोल है इसमें आपका। हाँ, यही नहीं करते हैं और वो उन्होंने मान लिया। तो इस चीज से, तो ये मैं कह रहा हूँ, देखो अवेयरनेस सिर्फ मरीज की नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर की भी होनी चाहिए। डॉक्टर भी इस चीज को अपना कनेक्ट फील करे, और पेशेंट की अवेयरनेस इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज की तारीख में पेशेंट जो है वो डॉक्टर के ऊपर टोटल उसने अपनी डिपेंडेंस दी हुई है, कि जो डॉक्टर संदीप या डॉक्टर बोलेगा मैं तो वही करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको खुद को नॉलेज ही नहीं है, ना वो इकट्ठा करना चाहता है। जैसे फाइनेंस में उल्टा है, तो हेल्थ को भी फाइनेंस वाली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे वो पेशेंट को मेरे को मनाना पड़ा, उल्टा होना चाहिए कि अगर मैंने बोला कि हाँ पाइल्स की सर्जरी कर देंगे या करवा लो, तो मैं बोलूँ नहीं साहब पहले कोलोनोस्कोपी करवाओ मेरी, पहले सिग्मोइडोस्कोपी करवाओ। तो वो चीज जब तक नहीं आएगी तब तक मरीज कैंसर से लास्ट स्टेज में डायग्नोस होते रहेंगे और मरते रहेंगे। तो आपने पुरानी कहावत आज फिर बता दी, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ एक्चुअली। आपको पुरानी, मैं बताऊं 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने एक स्टेटमेंट बोला था, हर व्यक्ति अपनी बीमारी और स्वास्थ्य का खुद लेखक है। बिल्कुल सही बात है। और सोचो आज भी हम उसको मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। 25,000 साल पुरानी बात है। बिल्कुल बहुत सही बात बोली। और डॉक्टर साहब, आज जितनी बातचीत आज हमने आपसे की, अरविंद जी थैंक यू, मैं आपको भी करना चाहेंगे। आज आपने पूरा साथ दिया मेरा, और डॉक्टर साहब आपका तो अरविंद जी की तरफ से, पूरी न्यूज़ 21 की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आप इतने बिजी रहते हैं, और
आज डॉक्टर साहब ओटी से आए हैं सीधा यहाँ पर हमारे लिए समय निकालकर। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसे ही आप जब भी आपके पास समय, हम चाहेंगे कि आपकी थोड़ी थोड़ी सजेशंस अगर हमारी जनता को मिलते रहे तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैल सकती है, बहुत हेल्पफुल रह सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके स्वस्थ जीवन के लिए। आप खूब कुशल मंगल रहें और ऐसे ही निरंतर सेवाएं देते रहें। अरविंद जी, एक बार फिर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं एक आखिरी में बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली दिल से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, अरविंद जी का, आपका, कि आपने मुझे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे 1 घंटा आपका प्रोग्राम में आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी बात कह सकूं। और यकीन मानिए, नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, नॉलेज को शेयर करने का मौका मिलना वो ज़्यादा बड़ी बात है, जो हमें कई बार नहीं मिल पाती। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें ये मौका दिया और इसके ज़रिए आपके इतने इम्पोर्टेंट और नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से आपने हमें बोलने का एक चांस दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप आए और हम चाहेंगे कि फिर से जल्दी, हमारे दर्शकों को से कहना चाहूंगी कि सर से जल्दी मुलाकात होगी और उनके सवालों को जवाब दे पाए, सवालों को जवाब दे पाएंगे। और जैसे कि हमारे चैनल पे लाइव डिस्कशन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि लाइव कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हमारी जनता से सीधा कर पाए, हमारे यहाँ से काफी सारे शोज हैं सर। हम चाहेंगे जल्दी कुछ ऐसा ही सेशन, क्यों अरविंद प्लान करें, बिल्कुल हम ऐसा प्लान करेंगे कि डॉक्टर साहब से आप सीधा सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ 1 घंटे दूर हूँ, जब आप बुलाएंगे मैं यहाँ पे मिलूंगा आपसे। डॉक्टर साहब बिल्कुल। और अरविंद जी, उस वक्त मैं आपसे ये चाहूंगी कि उस वक्त भी आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। देखिए, बात करें कि ईश्वर ना जीवन की रक्षा करने खुद तो नहीं आ पाते, इसलिए उन्होंने इस धरती पर अपने रूप में डॉक्टर को भेज दिया। डॉक्टर की लिखी दवा, कहते हैं ना, भली आंखों को समझ में नहीं आए पर जो शरीर है उसको जरूर समझ में आती है। और इसी बात की मिसाल थी आज के हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर साहब थे, जिन्होंने जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं, और डॉक्टर संदीप जैन, जिनसे हमने काफी सारी बातचीत की है एब्डोमिनल कैंसर को लेकर, काफी सारी जानकारी भी मिली है। तो मेरे साथ हमने, एक बार फिर से बता दूं, हमारे न्यूज़ 21 के सीईओ अरविंद बत्रा जी भी मेरे साथ थे, जिनके साथ मिलकर आज काफी सारी बातचीत की मैंने डॉक्टर साहब से। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 21। जय हिंद, नमस्कार।